हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं संगीत के यानी कि म्यूजिक के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में कितने प्रकार के ताल माने जाते हैं। संगीत में कितने प्रकार के ताल माने जाते हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार, 8 या 10 प्रकार के। तो याद रखना है संगीत में 6 प्रकार के ताल माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कौन कौन से ताल होते हैं ये आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे उस समय अच्छे से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी आपको बस इतना याद रखना है, संगीत में कितने प्रकार के ताल माने जाते हैं, तो 6 प्रकार के। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में जो आलाप होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो एक होता है हिंदुस्तानी संगीत और एक होता है कर्नाटक संगीत। कल की वीडियो में आपको बता दिए थे। अब हिंदुस्तानी संगीत में जो आलाप होता है, इस आलाप का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आलाप का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है स्वर विस्तार। आलाप का अर्थ क्या होता है हिंदुस्तानी संगीत में, तो स्वर का विस्तार करना, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है। धमार ताल जो है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, और धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग दीपक किस समय गाया जाता है। राग दीपक जो है इसके गाने का समय क्या है, यानी कि इसको कब गाया जाता है, तो दोपहर के समय में। दोपहर का जो समय होता है उस समय में राग दीपक को गाया बजाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायन में प्रयुक्त सरगम का क्या अर्थ होता है। गायन जो होता है, गायन वादन और नृत्य, इसमें जो गायन होता है, इस गायन में जो प्रयुक्त सरगम होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्वर का क्रम। और स्वर का क्रम क्या होता है, सारे गामा पधानी सा। समझ गए, सारे गामा पधानी, ये जो होता है ये सरगम का अर्थ होता है। गायन में प्रयुक्त सरगम का अर्थ क्या होता है, तो स्वर का क्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारे गामा पधानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी का वादी स्वर कौन सा है। राग भैरवी जो होता है इसका वादी स्वर क्या होता है। देखिए भैरवी और भैरव में याद रखना है, कल आपको क्या करवाए थे, तो भैरव करवाए थे, ठीक है। और आज का कौन सा क्वेश्चन है, भैरवी है। तो राग भैरवी का वादी स्वर क्या होता है, तो राग भैरवी का वादी स्वर ग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के किस स्वर को पंचम कहा जाता है। संगीत का वो कौन सा स्वर है जिसको कि पंचम कहा जाता है। प को, ध को, रे को या फिर सा को। तो संगीत का जो प है इसको क्या कहा जाता है, स्वर को पंचम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, तिहाई किसे कहते हैं। तिहाई किसे कहते हैं, तो देखिए एक वाक्यांश में 3 बार गायन और वादन जो होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, तिहाई कहते हैं। एक वाक्यांश में जो 3 बार गायन होता है या फिर वादन होता है, बजाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो तिहाई कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, भारत के किस ग्रंथ में संगीत के बारे में सबसे पहले उल्लेख किया गया है। भारत के वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कि संगीत के बारे में सबसे पहले हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो वेद में मिलता है, आप लोग को पता ही होगा 4 वेद होते हैं। 4 वेद में से अगर आपसे पूछा है संगीत का उल्लेख, तो याद रखना है सामवेद में। तो भारत का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कि संगीत के बारे में सबसे पहले उल्लेख किया गया था, तो वेद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग हंस ध्वनि किस ठाट से संबंधित है। राग हंस ध्वनि जो है ये कल्याण ठाट से संबंधित है। किससे संबंधित है, राग हंस ध्वनि, तो हंस ध्वनि को याद रखना है, कल्याण ठाट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में ताल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। संगीत में जो ताल होता है उस ताल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो लयबद्धता बनाए रखना। लयबद्धता बनाए रखना संगीत में ताल का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरगम किसका संक्षिप्त रूप है। सरगम जो है ये किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो सारे गामा का संक्षिप्त रूप होता है सरगम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारतीय संगीत जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक और मानसिक शांति। समझ गए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संगीत, तो भारतीय संगीत का मुख्य उद्देश्य जो है ये आध्यात्मिक और मानसिक शांति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राग खमाज का समय कौन सा होता है। राग खमाज जो है इसका कौन सा समय होता है गायन और वादन का, तो याद रखना है राग खमाज जो है इसका गायन का समय जो होता है वो शाम का समय होता है। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। राग खमाज का जो गाने का समय होता है वो शाम का समय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग म्यूजिक का गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं।
ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। जो लोग ले लिए वो वीडियो को थोड़ा स्किप कर देगा, वीडियो को थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको कैसे लेना है और इसमें क्या क्या मिलेगा वो थोड़ी देर में बता देते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं ले लिए वो वीडियो को थोड़ा आगे से देख लीजिएगा स्किप करके। तो देखिए, अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो आपका पूछा जाएगा उसके लिए आपको 400 प्लस ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में आपको 400 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा। म्यूजिक में आपके जितने भी चैप्टर हैं सिलेबस में, सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए सारा क्वेश्चन जो है इसमें ऐड कर दिए। 400 प्लस इसमें क्वेश्चन है, वो अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं छूटने वाला है। सेकंड पीडीएफ की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और इसकी भी संख्या जो है 100 के करीब है। अगर ये कर ले यानी आपसे एग्जाम में एक भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटने वाला है। क्यों नहीं छूटने वाला है? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? बुक से आएगा, और बुक के किसी चैप्टर से आएगा, और जितने भी चैप्टर है उस सारे चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेगा 2013 से लेकर के 2024 तक। ये यानी कि पिछले साल में 2013 से 24 तक जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए एग्जाम में सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। अब ये समझ लीजिए कि इसको अगर आप कर लेते हैं ना तो यकीन मानिए इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट में यही है। आपका जो भी आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपका आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट हिंदी होगा ही, इंग्लिश होगा ही, और म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं यानी म्यूजिक होगा ही। 3 तो ये हो गया, और 2 कोई और हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर 10 सब्जेक्ट का नाम दिया, इसी 10 सब्जेक्ट का में से कोई आपका सब्जेक्ट होगा। और इस 10 सब्जेक्ट का पीडीएफ में जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ये तो समझ के पीडीएफ में क्या क्या रहेगा। और सेम इसी तरह से जैसे हिंदी में ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा, इंग्लिश में भी इसी तरह से रहेगा। इंग्लिश में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी क्वेश्चन मिलेगा इंग्लिश के साथ साथ, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव भी मिलेगा। हिस्ट्री में भी सेम देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कितना रहेगा सबके सामने नंबर दिया हुआ है, किसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। और इतना कर लिया ना, इसके बाहर से आपको एक कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाहर से कहीं क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। ये तो समझ गए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कितने में मिलेगा और कैसे मिलेगा वो देखिए। इसके लिए केवल और केवल आपको 50 रुपये पे करना है। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा, और अपने आने वाले एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर सकेगा, समझ गए। हर एक स्टूडेंट इसको ले सके, इसीलिए इतना कम ही रखें, समझ गए। 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको ओनली 50 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। अब लेना कैसे है तो ये देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल आपको 50 रुपये पे करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, और इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीनशॉट लीजिएगा पे करके उसको भेज देना। और जो आपका 5 सब्जेक्ट हो उस 5 सब्जेक्ट का नाम बता देना है। कोई कहीं ऐप पर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा, जिस व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज करेंगे पे करके, उसी व्हाट्सएप नंबर पर 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है, पीडीएफ का संख्या होगा वो 17 या 18 होगा, समझ गए। वो 17-18 पीडीएफ जो होगा वो आपको मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को कर लीजिए, यानी आपका एग्जाम का टेंशन खत्म, आप एग्जाम से अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बैंक, कोई गेस्ट पेपर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ क्या होता है, गेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव का गलत दिया रहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, किताबी भाषा में दिया रहता है, जो कि आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो सिंपल लैंग्वेज में दिए, सिंपल लैंग्वेज अपनी भाषा में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए और अच्छे से याद कर पाए, समझ गए। तो आप लोग इसको ले लीजिएगा और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और जितना क्लास करवा रहे हैं ये क्लास करते रहिए, पीडीएफ ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटकी संगीत में कृति किसे कहते हैं। कल पढ़े थे कि 2 टाइप का संगीत होता है, एक हिंदुस्तानी और एक होता है कर्नाटक। तो कर्नाटकी संगीत जो है इसमें कृति किसे कहते हैं। तो कृति जो होता है ये गीत का एक स्वरूप होता है, उसे हम लोग कर्नाटकी संगीत में कृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बागेश्वरी का वादी स्वर क्या होता है। वादी स्वर क्या होता है, संवादी नहीं यहाँ पर पूछा जाए, वादी होता है ध। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। राग बागेश्वरी का वादी स्वर ध होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं। सेम ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, और इस पर जो 2024 का एग्जाम हुआ था उस 2024 के एग्जाम में शायद सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 10 था यही क्वेश्चन, समझ गए। हिंदुस्तानी संगीत में झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 10 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 2024 में भी ये पूछा गया था इसी साल। अगला क्वेश्चन है, संगीत में त्रिभ किस स्वर लिपि के लिए प्रयोग किया जाता है। संगीत में जो त्रिभ होता है किस स्वर लिपि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो त्रिभ जो होता है ये प्रयोग किया जाता है म के लिए, यानी कि त्रिभ मध्यम के लिए, समझ गए। त्रिभ जो होता है त्रिभ मध्यम के लिए संगीत में त्रिभ को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटकी संगीत में अल्पना का क्या अर्थ होता है। कर्नाटकी संगीत में अल्पना का क्या अर्थ होता है। तो राग का जो प्रारंभिक यानी कि शुरुआती विस्तार होता है, यह कर्नाटकी संगीत में अल्पना का अर्थ होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तंबूरा जो है यह किस कार्य के लिए यानी किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो तंबूरा आप लोग जानते होंगे, तंबूरा वर्ड कई बार आप लोग सुने होंगे। इस तंबूरा का काम क्या होता है? तो स्वरों के आधार पर स्वरूप के लिए, स्वरों के आधार के स्वरूप के लिए तंबूरा का प्रयोग किया जाता है भारतीय संगीत में। समझ गए? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में स्वर का सबसे निम्नतम श्रेणी कौन सा है? संगीत में स्वर का जो सबसे निम्नतम श्रेणी है, ये श्रेणी कौन सा होता है? तो मध्य सप्तक का। मध्य सप्तक का जो श्रेणी होता है ये संगीत में सबसे निम्नतम श्रेणी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग तोड़ी का समय क्या है? तो किस चीज़ का समय? राग तोड़ी का जो गाने का समय होता है सुबह का होता है, दोपहर का होता है, शाम का होता है या सुबह का होता है? तो सुबह का होता है राग तोड़ी का गाने का समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं? संगीत के वो कौन सी ताल है जिसमें कि 7 मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में। संगीत का जो रूपक ताल है उसमें 7 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटकी संगीत में वर्णम क्या होता है? कर्नाटकी संगीत जो है उसमें वर्णम होता है गीत का आरंभिक भाग, ठीक है, शुरुआती भाग होता है कर्नाटकी संगीत में वर्णम का अर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंधार किस स्वर का नाम है? गंधार जो है ये किस स्वर का नाम है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। तो गंधार जो है ये गौ स्वर का नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए एक और चीज़ आपको बता रहे हैं, ये जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं या फिर वो जो ऊपर आपको PDF के बारे में बताया, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको झारखंड बोर्ड में भी आएगा, यूपी बोर्ड में भी आएगा और MP बोर्ड में भी आएगा। और वो जो PDF आपको बताएं वो PDF अगर आप लोग किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे तो ले सकते हैं। बस अगर आप लोग बिहार बोर्ड के बच्चे नहीं होंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश का नहीं मिलेगा। बाकी आपका जो भी 3 सब्जेक्ट हो सबका सिलेबस सेम ही है, सबका क्वेश्चन आने का जो टाइप होता है वो चेंज रहता है। किसी में कोई जो एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी में 3 नंबर का आता है, लेकिन सिलेबस सबका सेम ही है। समझ गए? हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके। तो आप किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे बिहार बोर्ड के अलावा तो आप लोग वो जो PDF आपको बताएं वो PDF को ले सकते हैं, जिसमें आपको म्यूजिक का भी मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो भी 2 सब्जेक्ट होगा वो आपका मिल ही जाएगा। समझ गए? तो आप किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे तो PDF को ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो ठुमरी होता है वो क्या होता है? तो वो होता है एक गायन शैली। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी का अर्थ होता है गायन शैली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का समय कौन सा है? यहाँ पर समय जो आप बार बार देख रहे हैं यानी इसके गाने का समय, गाने और बजाने का समय राग भीम पलासी का कौन सा है? तो शाम के समय में राग भीम पलासी का गाने और बजाने का समय है। अगला क्वेश्चन है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद किस प्रकार का संगीत है? ध्रुपद जो है किस प्रकार का संगीत है? तो ध्रुपद को याद रखना है शास्त्रीय गायन शैली का संगीत है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल कहड़वा में कितनी मात्राएं होती है? ताल कहड़वा जो होता है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है ताल कहड़वा में मात्राओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है, राग मलकौस में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता है? होता नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं होता है। समझ गए ना? एग्जाम में आप लोग यही गलती कर देते हैं। कई बार बच्चा जैसे इस बार जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें कई बच्चे यही काम किए थे, क्वेश्चन को पढ़े नहीं थे, नहीं की जगह पर डायरेक्ट हाँ समझ लिए और उसका आंसर गलत कर दिए थे। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, पहले से इस सबको देख के रखना है। इसीलिए तो उतना सारा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इससे आपका अच्छे से पढ़ भी लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। PYQ इसीलिए दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि उससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। और देखिए अगर आप लोग गेस्ट पेपर में पढ़ते हैं तो आधा तो उसमें आपको गलती मिलेगा, और साथ ही साथ क्या हो जाता है गेस्ट पेपर में 1 चैप्टर यहाँ 2 चैप्टर वहाँ बुक रहता है, आपके फ़ोन में एक PDF बस रहेगा। एक PDF में सारा 10-11 साल पिछला जो क्वेश्चन है वो एक साथ ऐड रहेगा। समझ गए? तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। राग मलकौस किस स्वर का में प्रयोग नहीं होता है? तो रे और पौ में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। रे और पौ इसमें जो है राग मलकौस का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत के दक्षिण भारतीय संगीत में किस भाषा का प्रयोग होता है? भारत का जो दक्षिण भारतीय संगीत है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में लयकारी का क्या अर्थ होता है? संगीत में जो लयकारी आप लोग सुनते होंगे, लयकारी आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि लयकारी किसे कहते हैं। तो लयकारी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है ताल और लय के साथ प्रयोग। ताल और लय के साथ जो प्रयोग होता है उसी को कहते हैं लयकारी। अगला क्वेश्चन है, राग बसंत का संबंध किस ऋतु से है? राग बसंत जो है इसका संबंध जो है या किस ऋतु से होता है? तो बसंत ऋतु से होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राग बसंत का संबंध बसंत ऋतु से है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस गायन शैली से था? तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे इनका संबंध था ख्याल से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ख्याल से पंडित भीमसेन जोशी का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या करवाएंगे, इसका एक या दो और सब्जेक्टिव आएगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव इसका जो ऑब्जेक्टिव अभी करा रहे हैं 3-4 और वीडियो आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी आना शुरू हो जाएगा, समझ गया। और रोज़ क्लास अपलोड होगा म्यूजिक का, रोज़ जितना क्लास अपलोड होगा 1 या 2 जो उसको अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। जो PDF आपको बता रहे हैं उस PDF को ले लीजिए, उसके बाद आपको एग्जाम की टेंशन छोड़ देना। बस रोज़ 1 से 2 घंटा आपको क्लास करना है, 1 से 2 घंटा आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। बस 3-4 घंटा पढ़िए और आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने से जितना आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी भी आप लोग जो जितना सोचे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। बस अच्छे से 3-4 घंटा रोज़ पढ़ाई कीजिए, किसी दिन छोड़ना नहीं, रोज़ 3-4 घंटा, 3 घंटा या 2 घंटा भी आप पढ़ लेते हैं ना तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। और कोई गेस्ट पेपर, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो PDF दे रहे हैं, जो क्लास करवा रहे हैं उतना करिए, आप लोगों के लिए इनफ है, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।